मेडिकल साइंस में जब आप बहुत डीपली इन्वॉल्व या इंडल्ज होते हैं और मरीज़ का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं और एक समय के बाद में आपको ये समझ में आने लगता है कि आप हर बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे करके मेडिकल साइंस से उठ के थोड़ी फ़िलासफ़ी की तरफ बढ़ते हैं, फिर कुछ रिलीजियस हो जाते हैं, फिर और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आज की ये जो वीडियो है वो इस बॉडी के अंदर रह रहे उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर केंद्रित है, कंसर्न्ड है, सेंटर्ड है, जो इस पूरी बॉडी मैट्रिक्स को रेगुलेट करती है। पहले हम इस बॉडी से ऊपर उठेंगे और फिर इस बॉडी के नीचे जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, बॉडी मैट्रिक्स को समझना। हम एक पर्टिकुलर किसी जगह पे रह रहे हैं, एक शरीर है। इससे ऊपर उठेंगे तो एक कॉलोनी होगी, कॉलोनी के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक स्टेट होगा, उसके ऊपर एक कंट्री होगी, कंट्री के ऊपर वर्ल्ड होगा। कम टू द अदर पॉइंट, वर्ल्ड के ऊपर जब जाएंगे तो अर्थ, उससे ऊपर जाएंगे तो हमारा सोलर सिस्टम, और तेज़ी से चलिए फिर हमारा मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी, उसके ऊपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, अल्टीमेटली ले देके ये यूनिवर्स तक बात पहुंचेगी। भाई हम मानते हैं कि पूरे दुनिया में लाइट की स्पीड से तेज़ किसी चीज़ की स्पीड नहीं हो सकती है, लेकिन सर बैठे बैठे हम बता सकते हैं उससे भी तेज़ स्पीड होती है आपके थॉट। आप यहाँ बैठे हैं, पहुँच गए आप एंड्रोमेडा तक, और आपको आगे बढ़ना है यूनिवर्स के लास्ट कॉर्नर तक, आप उस वर्गो क्लस्टर तक पहुँच गए। कितने सेकेंड लगे? फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड भी नहीं लगे। सो दैट्स वाई जो आपकी थॉट है वो इतनी तेज़ी से ट्रैवल करती है जितनी तेज़ी से लाइट भी नहीं ट्रैवल करती है। और थॉट की जो प्रोसेसिंग है और उसकी जो स्पीड है, इस पे E=mc² भी लागू नहीं होता है, आइंस्टीन प्रिंसिपल नहीं लागू होता है। हम लोगों ने यहाँ से लेके मार्स तक का भी सफ़र तय कर लिया, जुपिटर पे भी चले गए, बाकी जगह भी चले गए, लेकिन इस बॉडी मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा पाए सर। चलिए अब बॉडी मैट्रिक्स के अंदर चलते हैं सर। बॉडी मैट्रिक्स के अंदर जब आप जाएंगे तो इस बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो ढेर सारे ऑर्गन से बना है, हार्ट, किडनी, लंग, स्किन, ब्रेन, समथिंग। आप उसके अंदर जाएंगे, किसी ऑर्गन के अंदर जाएंगे तो आपको ढेर सारे और सब सेक्शन देखने को मिलेंगे। फिर आप टिश्यूज़ लेवल तक जाएंगे, आफ्टर दैन सेलुलर लेवल तक जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे आपको तो डिफरेंट आपको माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी आपको, माइक्रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो एंड सो। और अंदर जाइए, वहाँ आपको ढेर सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिलेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ड्रॉपलेट्स, बाकी सब। और अंदर आप जाएंगे तो आपको ढेर सारे कंपाउंड मिलेंगे, और अंदर आप जाएंगे तो आपको ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और अंदर चले जाइए, मॉलिक्यूल के बाद आप सब मॉलिकुलर लेवल पे आ जाइए तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नज़र आएंगे। और नीचे जाते हैं सर, और नीचे जाएंगे तो आपको ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्वार्क मिलेंगे। और नीचे जब बहुत नीचे चले जाएंगे तो ये पूरी जो दुनिया है वो वेव मैट्रिक्स में आ जाती है। सही हो ना सर? अब ये वेव फॉर्म ही है जो हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करता है। अब यहाँ से रिलीजियस हो जाइए आप। इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS एंड PNS एंड CNS, और उसका जो रेगुलेशन होता है वो एंडोक्राइन से होता है। पूरी बॉडी चल रही है, जिस दिन ये रेगुलेशन शट डाउन हो जाएगा सारे ऑर्गन ठीक रहते हुए भी किसी काम के नहीं रहेंगे। सो दैट्स वाई एक हार्मोनी का रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रेगुलेशन है, अब इसके भी ऊपर जाएंगे आप तो ANS CNS को कंट्रोल करने वाला जो रिलीजियस बुक्स बताती है वो हमारा सोल, आत्मा। ठीक है सर? अब इसी सोल से सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। जब तक इस शरीर में वो आत्मा है तब तक ये शरीर है, और जब आत्मा ने साथ छोड़ दिया तो शरीर यहीं पड़ा रह गया, सारी एनर्जी आपकी। तो एनर्जी जो है वास्तव में वेव फॉर्म में होती है। और अंदर घुसते हैं सर, तो सबको कंट्रोल करने वाला ये PNS एंड CNS और एंडोक्राइन का रेगुलेशन, सब कुछ बढ़िया चलता रहता है।
अब जब हम ये बात मान के चलते हैं कि इसी शरीर में वो सारी स्टेमिना है जो एक बीमारी को हील कर सकती है, लोगों को मालूम नहीं होता है। बहुत समय लगा इस बात को समझने में कि होम्योपैथी में ऐसा क्या जादू छिपा हुआ है जो होम्योपैथिक दवाइयों से हम लोग इस लेवल पे काम करते हैं जिसे हम वास्तव में वाइटल प्लेन कहते हैं, या फिर एक इमेजिनरी प्लेन है जो ANS CNS के पैरेलल काम करता है, क्योंकि दवाइयों में मटेरियल डोज तो है ही नहीं, तो फिर कैसे काम करता है ये। किसी भी छोटे से मेडिसिन का नाम है साइलिशिया टेरा, कुछ और नहीं, धूल है वो, सिलिकॉन ऑक्साइड। उसको हमने इतना सक्सेशन दिया और इतना पोटेंटाइज किया कि वो जो है वो सब मॉलिक्यूलर लेवल से होते हुए वो वेव फॉर्म में आ गई। और जब कोई आदमी बीमार होता है तो हमने इस बीमारी के सिम्टम्स को मैच किया अपने रिपर्टरी और अपने एनालिसिस में, और ये हमने देखा कि बीमार शरीर की फ्रीक्वेंसी किस मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। रेडियो जब आप ट्यून करते हैं तो सारे चैनल एक साथ नहीं पकड़ते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सेट होगी और जो उसके साथ अलाइनमेंट में होगी वही आपको वही चैनल ट्यून होगा और वही आवाज़ होगी। जस्ट लाइक टीवी एंड ऑल्सो इस कमरे में ढेर सारा रेडिएशन और हमें टीवी देखनी है, रेडिएशन भी यही है, कंट्रोल भी यही है, बस हमें ये करना है कि पर्टिकुलर ट्यूनिंग कर देनी है। जिस चैनल को लगाएं वो चलना शुरू हो जाएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, जो आप चाहेंगे वही होगा। लेकिन इसी तरह से होम्योपैथी भी वर्क करती है कि जब डिजीज़ बॉडी की ट्यूनिंग किसी ऐसे मेडिसिन के साथ सिम्टोमेटिकली अरेंज की जाती है जिसकी फ्रिक्वेंसी आपस में एक दूसरे से रिजेंबल करती है, वो दवाई बॉडी पे अच्छा काम करती है। तरीका कहाँ शुरू होता है? तरीका ये वाइटल प्लेन से शुरू होता है। तो यदि आप अरेंज करेंगे तो वाइटल प्लेन जो है वो जस्ट नीचे काम करता है सोल और ANS और CNS के बाद से। ANS और CNS के जो रेगुलेशन है उसको मैनेज करता है ये बॉडी के पेरिफेरल लेवल तक। ये बॉडी का मैट्रिक्स है। और ढेर सारे लोग ढेर सारे इलाज करके थक जाते हैं। अल्टीमेटली क्या समझ में आता है भाई? कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्स कर जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। तो जितनी ही ट्यूनिंग अच्छी और जितनी ही फ्रिक्वेंसी, यानी कि दवाइयाँ तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कौन सी पोटेंसी कब यूज़ करनी इसी को जानने में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कौन सी फ्रिक्वेंसी मैच करवानी, इसके लिए मैं जो फॉलो करता हूँ वो NPH फॉलो करता हूँ, निगम्स पोटेंसी स्केल। उस पर हर सर ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसी दुनिया में और इसी बॉडी में वो सारी हीलिंग प्रोसेस है जिससे आप ठीक कर सकते हैं। इसीलिए बार बार मैं लोगों को मेडिटेशन और योगा की सलाह देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे चक्र है ना स्पाइन में, मूलाधार से लेके यहाँ तक, ये चक्र का एनर्जी यदि बैलेंस रहती है तो इस पूरी बॉडी को हार्मोनी में बनाए रखती है। और यही तरीका जिस तरीके से एक आदमी अपने आप को ठीक कंडीशन में रख सकता है और एक मरीज़ अपने आप को जल्दी रिकवरी में ला सकता है। ढेर सारी इस तरह से बातें होती हैं। यदि आध्यात्म में ज़्यादा घुसेंगे तो मेडिकल छूट जाएगा, और मेडिकल में घुसेंगे तो आध्यात्म छूट जाएगा। लेकिन वास्तव में दुनिया में सब चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल ही चलती हैं। और बॉडी मैट्रिक्स को बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि चलता कैसे है सिस्टम। आप इस पूरी दुनिया से ढेर सारे इम्पल्सेस अपने डिफरेंट इंद्रियों के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन फोकस वही करेंगे जो आपके रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो AC भी चल रहा, फ़ैन भी चल रहा, ये भी सारे स्टिमुलस मेरे साथ एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस यदि कैमरे की तरफ है तो हमें बाकी सारी चीज़ों को किनारे करेंगे और फोकस केवल कैमरे की तरफ करें। ये एग्जाम्पल है आपके लिए जो बीमारी से रिकवर करना चाहते हैं। आप सारे काम करते रहिए, लेकिन आपका फोकस उस बीमारी की रिकवरी की तरफ होगा, नहीं तो फिर पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे क्यूर को या रिकवरी को। थैंक यू वेरी मच। ढेर सारी बातें होती रहेंगी। डॉक्टर अतुल कुमार से, निरामय होम्योपैथी से। सूक्ष्म शरीर को समझिए। जिस दिन सूक्ष्म शरीर को अपने बॉडी मैट्रिक्स को आप समझने में कामयाब रहे, उस दिन बीमारियों से रिकवरी में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू। ढेर सारे डॉक्टरों को चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर आपके नज़दीक में बैठा हुआ है और जो आपके लिए रॉयल और लॉयल है, वही सबसे अच्छा डॉक्टर है। धन्यवाद।